सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी से स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोशिश करिए चीजों को नोट करने का, और नोट करने के बाद जो है आपको चीजों का रिविजन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, ये मैं बार बार बोलती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की। तो ब्रिटिश भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है लॉर्ड कार्नवालिस, थॉमस मुनरो, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसने जो है अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है ये कब की थी। तो ये भी याद रखिएगा, इन्होंने जो शुरुआत की थी वो 1793 में, ठीक है ना। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। इसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है लॉर्ड कार्नवालिस का कार्यकाल, यानी इसने कब तक शासन किया था। तो इनका जो कार्यकाल था गाइस याद रखिएगा वो था 1786 से लेकर 1793 तक, 1793 तक, ठीक है। इसके बाद जो है अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। इनसे सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि भारतीय सिविल सेवा की जो नींव रखी थी, यानी कि जनक जो कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सिविल भारतीय सिविल सेवा का जनक, ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो है थॉमस मुंडो, ठीक है ना। थोड़ा सा थॉमस मुंडो के बारे में बात कर ले तो थॉमस मुंडो के बारे में याद रखिएगा कि इसका जो शासनकाल था वो 1820 से 1827 तक था, ठीक है ना। 1820 से 1827 तक था। इसके अलावा इससे क्या याद रखना है आपको थॉमस मुंडो से, कि इसने क्या किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, ठीक है ना। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये थॉमस मुनरो ने स्टार्ट की थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने कब स्टार्ट की थी गाइस, तो ये भी याद रखिएगा, ये क्या किया था, 1792 में, ठीक है ना। 1792 में किया गया था। और याद रखिएगा ये जो है इससे कौन कौन सा जगह जो है प्रभावित क्षेत्र जो हुआ था वो कौन कौन सा हुआ था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से जो प्रभावित क्षेत्र था, ठीक है। तो प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा था गाइस, तो याद रखिएगा प्रभावित क्षेत्र था ये आपका हो गया मद्रास, मुंबई, असम और सिंध। मद्रास, मुंबई, असम और कौन सा था, सिंध, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो अस्थाई बंदोबस्त है इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा था, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है ना। 1793 वाला जो है इरेज करके थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1793 में हुई थी अस्थाई बंदोबस्त से। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त से जो है प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र कौन कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभावित क्षेत्र एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जो अस्थाई बंदोबस्त से प्रभावित था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। सबसे पहले यही लागू हुआ था, बाद में जो है अलग जगह अलग अलग इसमें लागू हुआ था। तो पहले बंगाल में लागू हुआ, बंगाल और बिहार में और उड़ीसा एक बार लागू हुआ था इसमें, उड़ीसा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इतना पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली से याद रखिएगा इसे जो जाना जाता है वो सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, तो सहायक संधि की शुरुआत जो है इसी ने की थी, ठीक है ना। सहायक संधि की, सहायक संधि की शुरुआत की थी। इसके बाद याद रखिएगा कि लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक था। तो याद रखिएगा इसका कार्यकाल था लॉर्ड वेलेस्ली का 1798 से 1805 तक, ठीक है, 1798 से 1805 तक।
इसके बाद अब हो जाता है गाइस, अगला याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को याद रखिएगा, इसने हड़प नीति शुरू की थी। हड़प नीति की शुरुआत की थी, ठीक है। हड़प नीति की शुरुआत की थी और इसका जो कार्यकाल था नीचे लिखा देते हो, 1848 से 1856। कार्यकाल आपको इसीलिए याद रखना है कि एक जगह जो है आपको पद दे दिया जाएगा और एक जगह कार्यकाल दे दिया जाएगा, तो मिलान करने के लिए भी आता है। या कभी कभी नॉर्मली भी पूछा जाता है, जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस ने कब से कब तक शासन किया था, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको कार्यकाल याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लोहे में जंग का लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो लोहे में जंग का लगना ऑक्सीकरण, संयोजन, अपघटन या फिर प्रतिस्थापन। अब बहुत लोगों को थोड़ा सा हिंदी में भी दिक्कत होता है, तो प्रतिस्थापन जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन को कहते हैं। ये हो गया आपका ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। प्रतिस्थापन आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इसके बाद जो है संयोजन आपका हो गया ये कॉम्बिनेशन। मैं लिखते चलती हूँ, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन। इसके बाद याद रखिएगा अपघटन। अपघटन आपका क्या होगा, ये इसे हम कहते हैं डी कंपोजिशन, ठीक है ना, डी कंपोजिशन। डी कंपोजिशन, ठीक है। और प्रतिस्थापन को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन को हम कहते हैं ये आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके बाद जो है आपका और कौन बच गया, ऑक्सीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताइए कि लोहे में जंग का लगना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये होता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण में बेसिकली ऑक्सीडेशन में होता क्या है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ऑक्सीडेशन में ये होता है कि जो मतलब कि जो पदार्थ होता है, ठीक है ना, जिसमें किसी भी पदार्थ के जो है इलेक्ट्रॉन जो निकल जाते हैं या फिर जो है या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है ना, या फिर जो है उसका जो है क्या होता है कि हाइड्रोजन निकल जाती है, तो वहां पे क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या, ठीक है ना, ऑक्सीजन से जुड़ता है या उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन का इसमें त्याग होता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, जैसे लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग लगना कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब लोहा जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, ठीक है ना, तो ये जो है ऑक्सीजन और जल से होता है इसका ये संपर्क में जब ये आता है, तो ये क्या करता है, इस पे जो है लाल और भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। लाल और भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ये जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रंग कहते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, याद रखिएगा, लोहे पर लाल और भूरे रंग का, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। परत चढ़ जाती है जिसकी वजह से परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रस्ट कहते हैं। रस्ट मतलब क्या, जिसे हम जंग लगना कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन में होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत लोगों को ये लगता है, ऑक्सीडेशन में हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और एक होता है अवकरण, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कभी कभी डिफरेंस भी जो है वो 10th में लिखाया जाता है कि इस दोनों में क्या अंतर होता है। तो याद रखिएगा, जो ऑक्सीडेशन होता है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जो रिडक्शन में होता है उसमें ग्रहण करता है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है, इसलिए इसे आप एक बार दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, जैसे प्रतिस्थापन हो गया, तो प्रतिस्थापन में क्या याद रखना है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो एक तत्व है ये दूसरे को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। एक तत्व दूसरे को हटाकर उसकी जगह ले लेता है।
मैं ये वाला पॉइंट इसीलिए लिखा रही हूँ ताकि कभी भी इससे रिलेटेड अगर आपको प्रश्न है तो अगर आप ये चीज याद रखिएगा तो फिर आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एक तत्व दूसरे को हटाकर उसकी जगह ले लेगा अगर, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जगह ले लेगा, ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बताऊं अपघटन, ठीक है ना, जिसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, तो अपघटन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अपघटन में जो है क्या होता है, यौगिक टूटकर जो है दो या फिर अधिक पदार्थ बनाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा इसमें जो है यौगिक टूटकर, यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे कि आपका संयोजन हो गया, तो संयोजन क्या होता है, तो संयोजन में ये होगा कि जब दो या फिर ये जो है अधिक पदार्थ जो है मिलकर यौगिक बनाएंगे, तो दो या अधिक ये दोनों उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। दो या अधिक, दो या अधिक पदार्थ, दो या अधिक पदार्थ मिलकर, मिलकर यौगिक बनाते हैं, नया यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना, नया यौगिक बनाते हैं। तो ये हमेशा ये जो है आप पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका ये रासायनिक नाम है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो है सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है ना। Ca ब्रैकेट शुरू OCl ब्रैकेट बंद 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्मूले की बात करूँ, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका CaO, कैल्शियम, सी ए से कैल्शियम, ओ से ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सोडियम क्लोराइड आपका हो गया, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड हो गया, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड का होता है आपका CaCl2, CaCl2। और एक है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का होता है NaOCl, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा जैसे अगर मैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो कि आपका क्या है, ये है आपका विरंजक चूर्ण जो है, इसके बारे में आपको याद रखिएगा कि ये जो है इसका उपयोग कहाँ होता है, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है जो जल में घुलकर क्या कहते हैं इसको, जल, जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है, यानी जो है ये जल को शुद्ध करता है, जल के शुद्धिकरण में। इसके बाद जो है इसका उपयोग होता है कागज को सफेद करने में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो एक और याद रख लीजिएगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो पूछा जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड में पूछा गया था एक बार कि क्विक लाइम किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को जो है ये क्या कहा जाता है, क्विक लाइम कहा जाता है, ठीक है ना। क्विक लाइम या फिर जो है, क्विक लाइम या फिर जो है याद रखिएगा चूना पत्थर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय एथलीट था। तो पहला भारतीय एथलीट अभिनव बिंद्रा था, नीरज चोपड़ा था, मिल्खा सिंह था, या फिर केडी जाधव था। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा था। ठीक है ना। अभिनव बिंद्रा के बारे में याद रखिएगा कि इसने जो है 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक था इसमें जो है ये याद रखिएगा, तो याद रखिएगा 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था, बीजिंग ओलंपिक 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था गाइस, याद रखिएगा इसमें जो है इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, ठीक है ना, 10 मीटर, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, एयर राइफल शूटिंग में, एयर राइफल शूटिंग में जो है इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था। और याद रखिएगा ये भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था। ठीक है ना, याद रखिएगा ये भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था। स्वर्ण पदक था। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा ओलंपिक के बारे में बात करूंगा तो याद रखिएगा, एक और याद रख लीजिएगा केडी जाधव के बारे में। ठीक है ना, थोड़ा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, केडी जाधव जो याद रखिएगा ये जो है 1952 में जो है कांस्य पदक जीता था कुश्ती में, 1952 में कांस्य पदक, कांस्य पदक जीता था। और किस में गए तो ये भी याद रख लीजिएगा, कुश्ती में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। लेकिन ये जो है वे पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले नहीं थे, पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा एक ये जो है ओलंपिक के बारे में याद रखिएगा, ओलंपिक में जो है 5 रंगीन छल्ला होता है जो 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ओलंपिक के बारे में अगर हम बात करें, ओलंपिक, तो याद रखिएगा इसमें जो है ओलंपिक में जो है 5 रंगीन छल्ला होता है, 5 रंगीन छल्ला, जो ये 5 रंगीन छल्ला क्या होता है, 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2025 में साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था, वो भी मरणोपरांत से। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम टी वासुदेवन नायर। ठीक है, एम टी वासुदेवन नायर। तो यहाँ पे जो है आपको पद्म विभूषण की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2025 में, 2000 अगर मैं 25 की बात करूँ कि पद्म विभूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा 7 व्यक्तियों को। ठीक है ना, 2025 में 7 व्यक्तियों को, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब वो 7 व्यक्ति कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि इसमें से कितने व्यक्ति को मरणोपरांत मिला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो 7 व्यक्ति थे वो कौन थे, तो एक थे आपके जो है नागेश्वरी रेड्डी, यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है ना, नागेश्वर, नागेश्वर रेड्डी। ठीक है,
इसके बाद जो है दूसरा नाम कौन था? दूसरा नाम है, याद रखिएगा, ये थे न्यायमूर्ति, ठीक है ना, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके थे। तो दूसरा नाम आपको याद रखना है जगदीश सिंह खेहर का। जगदीश सिंह खेहर। इसके अलावा अगला नाम आपको याद रखना है कुमुदुनी लखिया का। कुमुदिनी लखिया किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आपको कमेंट करके बताना है। कुमुदिनी लखिया, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। इसके अलावा और कौन सा नाम है? तो याद रखिएगा, एक है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और कौन है अगला नाम? तो अगला नाम आप याद रखिएगा शारदा सिन्हा का। शारदा, शारदा सिन्हा। इसके बाद अगला नाम आपको याद रखना है ओसामू सुजुकी का। ओसामू सुजुकी, ओसामू सुजुकी। तो ये टोटल कितना नाम हुआ? 2 4 6, ठीक है ना। और एक और नाम कौन सा हो गया जो कि आपके ऑप्शन में ही दिया हुआ है? एमटी वासुदेवन नायर। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, सातवां नाम आपका ये है, तो यहाँ पे मैं नहीं लिखाई हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो है 3 मरणोपरांत है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वासुदेवन नायर और जो है ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा, ये तीनों जो है मरणोपरांत है। तो यहाँ पे मरणोपरांत को मैं रेट से यहाँ पे ये कर देती हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए, स्टार दे देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आप ये समझिएगा, ये तीन जो है, ये दो और एक ये तीन, ये तीन आपका मरणोपरांत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो हुआ था गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1950 होगा, जो कि ये ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी गाइस? तो याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है ये हुआ था 1950 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, 1950। तो इसको आप 50 कर सकते हैं, किसको करना है 1950, इसको कर लेते हैं, ठीक है, 1950 कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग में जो है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, याद रखिएगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में अभी कौन कौन है ये भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि निर्वाचन आयोग में क्या होता है, दो जो है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और इनकी जो है नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा होती है। इन दोनों की नियुक्ति की अगर मैं बात करूं, इन दोनों की नियुक्ति की अगर मैं बात करूं, तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। यहाँ पे जो है याद रखिएगा, अगर मैं वर्तमान में पूछूं कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वर्तमान में कौन है, वर्तमान, तो याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो वर्तमान में है वो है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। तो ये जो है पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं जो कि आप लिख लीजिएगा, एक है सुखबीर सिंह सिंधु और डॉक्टर विवेक जोशी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो पहला कौन है? सुखबीर सिंह सिंधु। सुखबीर सुखबीर सिंह सिंधु। और दूसरा कौन है गाइस? तो दूसरा है विवेक जोशी, डॉक्टर विवेक
जोशी। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो इन सभी का जो है ये कार्यकाल कब होता है ये भी याद रखिएगा, कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर जो है 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। 6 वर्ष या फिर जो है 65 वर्ष, 65 वर्ष जो पहले पूरा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो है निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 20 मई 2025 को उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत अनिवार्य कर दी। तो 20 मई 2025 को जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष कर दिया, तो 4.3 वर्ष कर दिया। ठीक है ना, यानी कि जो है ये जो है इतना का आपको अनुभव होना जरूरी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन से हैं? तो मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है guys? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संतोष कुमार यादव। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जिसे हम NHAI कहते हैं, ये जो है इसकी जो है स्थापना जो हुई थी, याद रखिएगा ये कब हुई थी और किस अधिनियम के तहत। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखिएगा NHAI भारतीय राजमार्ग, तो याद रखिएगा ये हो गया आपका स्थापना। तो स्थापना पहले याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी गाइस याद रखिएगा 1955 में। 1955 में जो है इसकी स्थापना हो गई थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो याद रखिएगा ये हुआ था आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत। भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो है प्रमुख कार्य क्या क्या सा है, तो ये प्रमुख कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें तो इसका कार्य जो है पहले याद रखिएगा जो भारतमाला परियोजना का जो है क्रियान्वयन जो किया है वो कौन किया है, इन्होंने ही किया है। और ये आपके BPSC एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न, भारतमाला, अब वो भी इस बार की इसमें। ठीक है ना, भारतमाला परियोजना का क्रियान्वयन। इसके अलावा और इसका प्रमुख कार्य कौन कौन सा है, तो इसका प्रमुख कार्य है यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना, विस्तार करना। ठीक है ना, अगला याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और विस्तार करना। ठीक है, कितना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि भारतीय राज्य मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन का निर्णय निम्नलिखित में से कौन लेता है। तो ये जो है इसका निर्णय कौन लेगा गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा आपका ये मुख्यमंत्री। ठीक है ना, मुख्यमंत्री लेता है। और याद रखिएगा यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो है राज्य मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन का निर्णय,
तो ये राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 164 है, इसके अनुसार क्या होता है, राज्य के मंत्री की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल करता है, ठीक है ना। लेकिन विभागों का जो आवंटन होता है, नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन जो है इसके विभागों का आवंटन कौन करता है, ये मुख्यमंत्री करता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री हमेशा याद रखिएगा ये राज्य सरकार का प्रमुख होता है। और याद रखिएगा अपने मंत्रिमंडल को क्या करता है, सदस्यों के विभागों को जो है सौंपने का इसको अधिकार होता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है राज्य सरकार का प्रमुख होता है। राज्य सरकार का प्रमुख होता है, प्रमुख होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि ये जो है विभागों का आवंटन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो है विभागों का आवंटन जो है ये मुख्यमंत्री करेगा, लेकिन जो है इस राज्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इस राज्य मंत्री की नियुक्ति की बात होगी तो राज्यपाल करता है। और किस आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद 164 के तहत। किस आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद 164 के तहत, 164 के तहत, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री नहीं हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री जो है ये केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, राज्य सरकार का नहीं होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है केंद्र सरकार का, और मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है, केंद्र सरकार का, ठीक है, केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। और जो है ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, ये जो है न्यायपालिका कार्य करता है। ये तो प्रशासनिक कार्य करता नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है ना, डी डी भी नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं और पालतू कुत्तों के साक्ष्य को दर्शाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है बुर्ज होम, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बुर्ज होम जो है ये आपका कहाँ है guys? तो याद रखिएगा बुर्ज होम जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद कोल्डिया आपका कहाँ है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ चिरांद, चिरांद जो कहाँ है guys? तो याद रखिएगा ये बिहार में है। और इसके बाद अगर मैं हुल्लूरू की बात करूँ guys, तो याद रखिएगा ये आपके कर्नाटक में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर वाली बात जो है ये आपके बुर्ज होम से, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो याद रखिएगा यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो काले और भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, काले और भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन, काले और भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे मिला है पत्थर, यहाँ से और क्या क्या मिला है, पत्थर के औजार मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा और क्या मिले हैं, यहाँ पे जो है चट्टानों पर खुदे हुए चित्र भी मिले हुए हैं, ठीक है ना, चट्टानों पर खुदे हुए चित्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक पास्कल है, तो पास्कल किसका है guys? दाब, प्रतिरोध, विद्युत धारिता या फिर चुंबकीय फ्लक्स। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाब। ये दाब का है, ठीक है ना, पास्कल जो है ये दाब का है। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दाब का जो है ये सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा दाब का सूत्र होता है आपका, दाब मतलब क्या होता है, प्रेशर। ये हो जाएगा फोर्स बाई एरिया जो है इसका ये फॉर्मूला होता है, ये इसका सूत्र है, ठीक है ना, सूत्र है।
जहाँ पे आपका पी जो है ये क्या हो जाता है, पी हो गया आपका प्रेशर, पी जो है ये आपका क्या हो गया, प्रेशर यानी कि ये दाब हो गया। एफ जो हो गया ये आपका फोर्स हो गया यानी कि बल हो गया। और यहाँ पे जो है आपका ए जो है ये क्या हो गया, एरिया, एरिया यानी कि सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है ये किसका एसआई मात्रक है, तो याद रखिएगा प्रतिरोध जो है ये ओम का एसआई मात्रक है। ठीक है ना, प्रतिरोध जो है ये किसका एसआई मात्रक है, तो याद रखिएगा प्रतिरोध जो है ओम का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो है फैराडे का एसआई मात्रक क्या होता है, फैराडे का एसआई मात्रक होता है आपका विद्युत धारिता। और ये जो है यहाँ पे जो है ये जो है आपका चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जो एसआई मात्रक है ये किसका है, तो वेबर का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर का एसआई मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी लिखाती हूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और कौन सा होता है गाइस, तो याद रखिएगा कार्य या फिर ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा लंबाई का एसआई मात्रक होता है आपका, याद रखिएगा मीटर। तो ये सारे पॉइंट भी आप याद रखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ तो याद रखिएगा शक्ति, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान भारत में वर्षा के असमान वितरण का कारण निम्नलिखित में से क्या है, असमान वितरण का कारण क्या है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान भारत में वर्षा के असमान वितरण का कारण क्या है, तो ऑप्शन ए बोला है कि पर्वत श्रृंखलाएं पवन की दिशा और तीव्रता को प्रभावित करती है, या फिर ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि मानसूनी पवनें हर जगह समान रूप से बहती है, या फिर ऑप्शन सी हिमालय मानसून की समस्त वर्षा को रोकता है, या फिर समस्त वर्षा दक्षिण राज्यों में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ पे मैं अगर आपको समझाऊं तो सबसे पहले हम नीचे से लेकर चलते हैं। समस्त वर्षा दक्षिण राज्यों में होती है, जो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि ये जो है ये कारण नहीं हो सकती, ये ऑप्शन डी, ये कारण क्यों नहीं हो सकती है, तो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है खासकर ये जो है कहाँ होती है, ये होती है आपके पश्चिमी घाट के किनारे होती है। ठीक है ना, लेकिन जो है आपके उत्तर पूर्व में जो है जैसे कि पश्चिमी तट हो गया या फिर हिमालय क्षेत्र में जो है यहाँ पे भारी वर्षा होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है उत्तर ये होती है वर्षा। ठीक है ना, दक्षिण भारत में जो है वर्षा होती है दक्षिणी राज्यों में, लेकिन जो है उत्तर पूर्व के कंपैरिजन में ये भारी वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि समस्त वर्षा दक्षिण राज्यों में होती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपको क्या बोल रहा है, अब ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है कि हिमालय मानसून की समस्त वर्षा को रोकता है, यानी हिमालय जो है ये मानसून की सभी वर्षा को रोकता है, नहीं रोकता है। क्यों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हिमालय मानसून जो है ये उत्तर पूर्व की जो उत्तर की ओर जो है, उत्तर की ओर जाने से सिर्फ रोकता है। ठीक है ना, ये समस्त जाने से नहीं रोकता है, ये सिर्फ हमेशा याद रखिएगा हिमालय जो है उत्तर की ओर जाने से रोकता है, उत्तर की ओर जाने से रोकता है, ये समस्त को नहीं रोकता है। ठीक है ना, जिससे ये जो है भारत में ही क्या हो जाता है, भारत में ही वर्षा करती है। ठीक है ना, लेकिन ये समस्त वर्षा को नहीं रोकती है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है ऑप्शन बी अगर हम देखें तो ऑप्शन बी आपसे क्या कह रहा है कि मानसूनी पवनें जो है हर जगह समान रूप से बहती, क्या मानसूनी पवनें हर जगह समान रूप से बहती है, नहीं बहती है। ये जो है ये भू आकृति पे निर्भर करता है, स्थानीय भू आकृति पे, तो ये भी बी भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन ए अगर हम कहेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है वर्षा में जो है असमान वितरण का कारण होती है असमान
पर्वत श्रृंखलाएं भी होती है, पवन की दिशा भी होती है, और ये तीव्रता भी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका जो है ये हिमालय हो गया, अरावली हो गया, ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं जो है, ये जो पवने जो है ये पवनी से टकराती हैं, ठीक है ना, पवन से टकराती है, जिससे क्या होता है, जिससे जो है ओरोग्राफिक वर्षा होता है। ओरोग्राफिक वर्षा किसे कहते हैं? जो पवने ऊपर उठती है और वर्षा करती है, उसे हम ओरोग्राफिक वर्षा कहते हैं, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं, यहाँ पे आंसर कर लीजिए, आंसर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो सरकारिया आयोग जो है ये किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य के संबंध के लिए गठित किया गया था। सरकारिया आयोग की अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी, और इसका जो है उद्देश्य क्या था? केंद्र और राज्य के संबंध की जो है संबंधों की समीक्षा करना जो है इसका उद्देश्य था सरकारी आयोग का, ठीक है ना, इसीलिए इसका गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बंगाली नववर्ष को किसके रूप में मनाया जाता है? तो बंगाली नववर्ष को जो है ये पोयला बैसाख, या फिर बिहू, मकर संक्रांति, या फिर डोले पूर्णिमा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बंगाली नववर्ष जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है पोयला बैसाख हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा पोयला बैसाख जो होता है ये बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, पोयला बैसाख जो है ये बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो है ये कब मनाया जाता है? तो 14 या फिर 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये जो है पोयला बैसाख के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है ना, बंगाली नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बिहू, बिहू जो है ये कौन सा बिहू? असम में 4 प्रकार का बिहू मनाया जाता है। तो बिहू जो है ये याद रखिएगा, ये जो है असम का नववर्ष है, ठीक है ना, असम नववर्ष है। लेकिन बिहू में भी 4 प्रकार का बिहू होता है, जो कि मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। जो माघ बिहू होता है, कांटी बिहू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये कौन सा बिहू, तो याद रखिएगा ये होता है आपका माघ बिहू। माघ बिहू जो है ये आपका जो है बंगाली नववर्ष है, सॉरी असमिया नववर्ष है। माघ बिहू को कौन से बिहू के नाम से जानते हैं? इसे रंगाली बिहू भी कहा जाता है। माघ बिहू को कौन सा बिहू कहा जाता है? रंगाली बिहू, ठीक है। इसे रंगाली बिहू कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो है ये असम का जो है सबसे इम्पोर्टेंट परिवार होता है, सॉरी त्योहार होता है। इसके बाद अगर मैं मकर संक्रांति की बात करूँ, तो मकर संक्रांति जनवरी में मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है ये जो फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति, ये भी जो है जनवरी में जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। कहीं कहीं पे जो है 14-15 जनवरी कहीं कहीं पे मनाया जाता है। 14 या फिर जो है आप 14-15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डोले पूर्णिमा की गई, तो याद रखिएगा डोले पूर्णिमा जो है ये जो है होली से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये जो है याद रखिएगा फाल्गुन मास की जो है पूर्णिमा को मनाया जाता है। डोले पूर्णिमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फाल्गुन, फाल्गुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक डैश मूलभूत तत्वों में शामिल है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक डैश मूलभूत तत्वों में शामिल कौन कौन सा है गैस? तो याद रखिएगा, कहीं कहीं पे 3 ऑप्शन रहता है और कहीं कहीं पे ऑप्शन में 4 रहता है। 3 क्यों होगा? 3 ऐसे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर आपको 4 दे दे तो भी वहां पे आप उसको करेक्ट करिएगा, क्योंकि जो है कहीं कहीं पे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है 3 ही माना जाता है ऐसे, जैसे ये 3 जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो 3 आवश्यक तत्व है, वो 3 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं गाइस? तो ये पहले ये मैं आपको बताती हूँ, फिर चौथा किसे माना जाता है वो भी मैं बताऊंगी। तो पहला आपका हो गया प्रकाश यानी कि लाइट। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश ही वो ऊर्जा होता है जो पौधे का प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये जो है प्रकाश जो है ये क्या करता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश ये क्या करता है गाइस? इससे जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सूर्य के प्रकाश से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा कौन सा तत्व हो गया गाइस? तो दूसरा आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा आपका कौन सा हो गया? CO2। कौन सा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2। ये क्या होता है? ये इससे जो है ये जो है वायुमंडल से ली जाती है। इससे क्या होता है? पौधे के लिए जो है कच्चा माल होता है, ठीक है ना, जिसे ये क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है वायुमंडल से ली जाती है। आप इतना पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो है पौधों के लिए कच्चा माल होती है। पौधों के लिए कच्चा माल की होती है, यानी कि ये जो है इससे क्या होता है? इससे ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा जो हो गया ये आपका जल, सबसे इंपॉर्टेंट, H2O, यानी जल। ठीक है। तो जल जो है ये क्या होता है? ये जो है मिट्टी से जड़ों द्वारा लिया जाता है, यानी कि ये जो है ये क्या होता है? ये आप बेसिकली आप मान सकते हैं, जल जो होता है ये हाइड्रोजन का स्रोत होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का स्रोत हाइड्रोजन का स्रोत होता है, ठीक है ना। तो ये चार है। तीन है। अब चौथा किसको किसको लोग मान लेते हैं? चौथा जो मान लेते हैं ना, बहुत लोग चौथा जो मानते हैं वो क्लोरोफिल को मानते हैं। क्लोरोफिल। ठीक है। चौथा जो किसको मान लेते हैं? क्लोरोफिल को मान लेते हैं। क्लोरोफिल जो होता है ये एक अलग तत्व होता है, ठीक है ना। ये जो है एक रसायन होता है, ठीक है ना। ये जो है ये इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसकी वजह से क्या होता है? पौधे को जो है हरा रंग प्रदान होता है। तो किसी स्रोत के हिसाब से क्लोरोफिल को भी दिया जाता है और किसी किसी स्रोत के हिसाब से नहीं भी होता है। तो मैं ये इसीलिए बता दी हूँ कि अगर आप ऑप्शन में, अगर जब भी आप एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है, तो अगर ऑप्शन में क्लो 4 दिया रहे तो भी करेक्ट हो जाएगा, और अगर 3 दिया रहे तो भी यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है वो लिया गया है आपका जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो ले ही गई है, प्लस इसके साथ जो है समानता और स्वतंत्रता का अधिकार जो लिया गया है ये भी जो है दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, जैसे कि ये आपका जर्मनी हो गया। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जर्मनी से आपका जो है आपातकालीन शक्तियां ली गई है। आपातकालीन शक्तियां आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और क्या ली गई है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है रूस। रूस से क्या लिया गया है गाइस, तो याद रखिएगा रूस से लिया गया है, आपका हो गया मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और क्या लिया गया, तो याद रखिएगा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो प्रस्तावना में लिया गया ये भी रूस से लिया गया, ठीक है ना। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो प्रस्तावना में लिया गया है, ठीक है ना, ये कहाँ लिया गया है, प्रस्तावना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं, कनाडा। तो कनाडा की अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा कनाडा से लिया गया है आपका संघीय ढांचा। ये कहाँ से लिया गया, संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया है। संघीय ढांचा हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास होगी, अवशिष्ट शक्तियां, ये भी जो है कहाँ से लिया गया है, कनाडा से ही, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। और इसके बाद एक और याद रख लीजिएगा, राज्यपालों की जो नियुक्ति जो है ये जो है ये कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति ये भी कनाडा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जितना भी संशोधन दिया हुआ है मैं उसके डेट आपको यहाँ पे बताती हूँ। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में जो है ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। वहीं अगर 44वां संविधान संशोधन की बात करूँ तो ये हुआ था आपका 1978 में, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 52वां संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था, 1985 में, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। और 38वां संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ था 1975 में, 1975 में। तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था। सबसे पहले अगर मैं 38वां संविधान संशोधन की बात करूं तो याद रखिएगा ये संविधान संशोधन जो है ये किसके इसमें था गाइस, तो याद रखिएगा ये था आपका जो है जो आपातकालीन के बाद जो ये जो है संशोधन लाया गया था ये किस में था, आपातकालीन के संदर्भ में था। आपातकालीन के संदर्भ में था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो इससे जो है 38वां संविधान संशोधन से कौन कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ था, प्रभावित, प्रभावित अनुच्छेद। तो प्रभावित अनुच्छेद कौन कौन सा प्रभावित हुआ था ये याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 123 प्रभावित हुआ था, इसमें चेंजेस हुए थे, 213 में हुआ था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 239 के बी में हुआ था, 239 के बी में, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा 352, 356 और 360, 352, 356 और 360 में प्रभावित हुआ था। तो ये आपातकालीन के संदर्भ में था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जैसे कि अगर मैं बात करूँ 42वां संविधान संशोधन, तो चलिए पहले थोड़ा सा 42वां संविधान संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये भी आपके जो है ये आपातकालीन के दौरान हुआ था। इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और जो है यहाँ पे जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। यहाँ पे तीन शब्द जोड़े गए थे, एक था आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है।
वहीं अगर मैं 44वां संविधान संशोधन की बात करूँ तो ये संविधान संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन के लिए आया था, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर तो थोड़ा सा हम बात करेंगे 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ये था ये जो है 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून था। दल बदल विरोधी कानून। और इसे जो है क्या कहते हैं, लघु संविधान के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारा चेंजेस किया गया था। इसके बाद मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, ये सब 42वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि एलपीजी सुधारों का लक्ष्य समष्टि और सशक्तिकरण। 1991 के सुधारों के बाद संकेतक में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। तो ये किसमें सुधार हुआ था? विदेशी मुद्रा भंडार में, या फिर जो है आपके राजस्व घाटा में, ग्रामीण बेरोजगारी में, या फिर राजकोषीय घाटा में। तो ये हुआ था आपके जो है 1991 के में जो है याद रखिएगा विदेशी मुद्रा भंडार जो बचा था, इसमें जो है 1.2 बिलियन डॉलर जो है याद रखिएगा 1.2 बिलियन जो है ये एलपीजी सुधारों के लिए जो है ये सुधारों के बाद जो है भारत में क्या हुआ था, विदेश नीति को जो है प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा, ये था विदेशी मुद्रा भंडार। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं राजस्व घाटा की बात करूँ तो राजस्व घाटा किसे कहते हैं? राजस्व घाटा उसे कहते हैं जब ये राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार की आय जो है उसकी राजस्व व्यय से कम होती है। जो सरकार की आय होती है, राजस्व आय होती है, उसकी राजस्व व्यय से कम होती है, तो वो हो जाता है आपका राजस्व घाटा। तो लिख लीजिएगा सरकार की आय, सरकार की आय, सरकार की आय उसकी राजस्व व्यय से कम हो। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा क्या होती है? सरकार की कुल आय और जो है व्यय के बीच के अंतर जो होता है, ये होता है राजकोषीय घाटा। ठीक है ना, सरकार की कुल आय और व्यय के बीच का अंतर, कुल आय और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। दर्शाता है। ठीक है। और ग्रामीण बेरोजगारी एक वजह। ग्रामीण बेरोजगारी क्या होता है? ये जो है ये मतलब ग्रामीण बेरोजगारी पे इसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो है ये क्या होता है, जो ये एलपीजी सुधारों का जो ज्यादा असर हुआ था वो शहरी क्षेत्रों पर हुआ था। ठीक है ना, और ग्रामीण क्षेत्रों पे नहीं हुआ था, तो वो हो गया आपका ग्रामीण बेरोजगारी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अब ये भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपका जो है 51 जो है वो विदेश नीति से संबंधित है। अब अनुच्छेद 51 आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें जो है विदेश नीति से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे जो है आपने सोचा, आपने पढ़ा होगा, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और उसको बढ़ावा देना जो है ये किसमें है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। शांति और सुरक्षा किसमें है? तो ये है आपका 51 में, जो कि ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 51 ये आता है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है 21 आर्टिकल से आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में आता है। ठीक है, ये 51 में आता है। और ये जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है याद रखिएगा ये भाग 4 में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जो है याद रखिएगा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 में जो है ये क्या है?
अखिल भारतीय अखिल भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। अनुच्छेद 312 में। इसके बाद अनुच्छेद 380 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 380 में जो है ये क्या कहा गया, अनुच्छेद 380 में जो है निर्वाचन क्षेत्रों के जो है परिसीमन से संबंधित है, ठीक है ना। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है, तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित की थी। तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी जो है 1969 में प्रकाशित की थी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1869 में। और याद रखिएगा एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो है आवर्त सारणी जो आप समझते होंगे पीरियोडिक टेबल, याद रखिएगा इन्होंने जो है तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर क्रमबद्ध किया था। तो पूछा जाता है कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी के तत्वों का जो है क्रमबद्ध किया था, वो किस आधार पे किया था। आधार कौन से आधार पे इसने क्रमबद्ध किया था, आधार पर क्रमबद्ध किया था। तो याद रखिएगा कौन से आधार पर क्रमबद्ध किया था, तो याद रखिएगा परमाणु भार के आधार पर, यानी कि एटॉमिक वेट, परमाणु भार के आधार पे, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा। और इन्होंने जो है कुछ बॉक्स को छोड़ भी दिया था ताकि भविष्य में अगर किसी तत्व की खोज हो तो उसको वहां पे रखा जा सके, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो गाइस आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।